हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। सेंटेंस कहता है कि द राइजिंग प्राइसेस, जो बढ़ते हुए दाम हैं किसके, आवश्यक खाद्य पदार्थों के। एसेंशियल फूड आइटम्स का अर्थ हो जाएगा आवश्यक खाद्य पदार्थों के जो बढ़ते हुए मूल्य हैं। हैव प्लेस्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। एंड हैव प्लेस्ड का अर्थ हो जाएगा डाल दिया है। जो आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बढ़ते हुए प्राइसेस हैं उन्होंने डाल दिया है। एंड एक वेटी भारी भरकम बोझ ऑन द पुअर, पुअर के साथ में दा का यूज हो गया तो ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो गरीब वर्ग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस कहता है कि जो आवश्यक खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्य हैं उन्होंने गरीब वर्ग पर एक बहुत भारी बोझ डाल दिया है। वीटी को अंडरलाइन किया हुआ है और उसके स्थान पर हम लोगों को देखना है कि क्या इसका यूज़ यहाँ पर ठीक है, और अगर नहीं तो क्या इन ऑप्शंस में से हम किसी एक ऑप्शन के थ्रू वीटी को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आपको सभी वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग पता हो या फिर जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर हों। अब बेसिक फंडा क्या कहता है? फंडा कहता है कि एन के साथ केवल ए, ई, आई, ओ, यू जो वोवल्स हैं उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का यूज होगा। अब वीटी स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से, जो कि क्लियर है कि वोवल नहीं है, तो इसका यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरे का मीनिंग समझ लेते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस का होता है मतलब विशालकाय, तुच्छ या नाम मात्र का। और लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत हल्का या बहुत कम। अब लाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दा का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यूज हुआ है एन का, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ट्रिवियल भी टी से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ में एन का प्रयोग नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। अब इनॉर्मस, इनॉर्मस विशालकाय ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये ही वर्ड जो हमारा सेंटेंस है उसकी जो सेंस है, जो सेंस सेंटेंस हमारा कन्वे करना चाह रहा है उसको केवल वर्ड इनॉर्मस ही फुलफिल कर रहा है। तो आपका आंसर होगा इनॉर्मस। एरर हम लोगों को बतानी है। क्या है सेंटेंस? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। कन्विक्शंस का अर्थ होगा यहाँ पर मतों और बिलीव्स का होगा आस्थाओं। अब देखिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट है सिंगुलर, अभिव्यक्ति की आज़ादी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके साथ में इन्होंने मीनिंग का यूज़ किया है। मीनिंग होता है एक नाउन और इसकी जो वर्ब होती है वो होती है मीन। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा टेंस नहीं है ग्रामर में जहाँ पर सीधा वर्ब के साथ उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज हो। उसके साथ में या तो इज़ारएम होगा या वाज वर होगा या फिर हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का। तो यहाँ सही यूज क्या होगा? यूज होगा मीन्स का। सेंटेंस का अर्थ क्या बनेगा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका अर्थ है कि अपने जो मत और आस्थाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने का अधिकार। के जो एरर होगा वो मीनिंग द राइट में होगा। इसको हम लोग सही जो सेंटेंस होगा वो होगा मीन्स द राइट। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी एरर से रिलेटेड है। सेंटेंस दिया हुआ है माई होटल इन गोवा हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो। अब आप लोगों को देखना है कि क्या इन चारों में से किस ऑप्शन में एरर है। माई होटल इन गोवा, गोवा में मेरा होटल, इधर कोई एरर नहीं है, सही है बिल्कुल। हैड अ वंडरफुल व्यू, अब हैड का जो यूज़ हुआ है वो हैव को जब हम मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं उसकी पास्ट फॉर्म होती है हैड। ये दिखाती है पोजेशन को, जैसे कि ही हैड अ कार, तो उसके पास एक कार थी या वो एक कार का मालिक था। तो हैड अ वंडरफुल व्यू, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा था। कहाँ से? मेरे होटल इन गोवा, जो गोवा में मेरा होटल था उससे एक बहुत सुंदर नज़ारा था। किसका नज़ारा था? ऑफ द सी, समुद्र का या सागर का नज़ारा था। इन द विंडो, अब यहाँ समझने की बात है कि जो व्यू ऑफ द सी है, जो सागर का नज़ारा है, वो इन द विंडो नहीं होगा, वो होगा या तो आप यूज़ करेंगे थ्रू द विंडो, विंडो के आर पार, या फिर आप देखेंगे फ्रॉम द विंडो। तो एरर जो होगा वो होगा आपका पार्ट 4 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट
वर्ड फिल करना है। क्या है? द टीचर, अध्यापक, स्पेस द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। सबसे पहले हम प्रेज को यूज़ करते हैं हम लोग। द टीचर, अध्यापक ने प्रशंसा की विद्यार्थी की फॉर चीटिंग। द टीचर रिफ्यूज्ड, टीचर ने स्टूडेंट को या अध्यापक ने विद्यार्थी को चीटिंग के लिए मना कर दिया। इन्वोक्ड का अर्थ होता है आह्वान करना या बुलाना। इसको अगर हम यूज़ करते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये ठीक है, तब क्या मीनिंग बनता है? अध्यापक ने विद्यार्थी को चीटिंग के लिए या नकल के लिए बुलाया, आह्वान किया। रिब्यूक का अर्थ होता है टू क्रिटिसाइज हार्शली, बहुत बुरी तरीके से डांटना या निंदा करना। टीचर ने विद्यार्थी की निंदा की, किस लिए? नकल करने के लिए। अब आप लोग खुद देखिए, प्रेज प्रशंसा कोई नहीं करेगा, बुलाएगा कोई नहीं। और अब बात आती है कि या तो रिफ्यूज्ड हो सकता है या रिब्यूक्ड हो सकता है, लेकिन अब आपको यूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, बच्चे ने चीटिंग करने के लिए, बच्चे को या विद्यार्थी को चीटिंग करने के लिए टीचर ने डांटा। अब मना करना इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई विद्यार्थी टीचर से जाकर के पूछेगा तो नहीं कि भाई मैं चीटिंग कर लूँ, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा वर्ड होगा, ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन 4। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दोज, वो सभी जो कमा रहे हैं, दोज अर्निंग लेस देन 10,000, जो कमा रहे हैं 10,000 से कम। आर, अब दोज के रिगार्डिंग आर का यूज हुआ है। स्पेस फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। अब सबसे पहले एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट प्रदान करना। और कलेक्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। अब आप लोग समझिए कि वो सभी जो 10,000 से कम कमा रहे हैं आर एडजस्टेड, एक्सेप्टेड और एग्जेम्प्टेड और कलेक्टेड। तो बहुत क्लियर सी बात है कि ऑप्शन आपका होगा थर्ड, एग्जेम्प्टेड। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, अर्थात कि जो 10,000 से कम कमा रहे हैं उनको आयकर देने से छूट प्राप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इंप्रूवमेंट से। इंडिया हैज लॉस्ट, लॉस की थर्ड फॉर्म, लॉस का मतलब होता है खो देना, उसका थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। इंडिया हैज लॉस्ट, इंडिया ने खो दिया है ए वेटरन, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी कलाकार विद द डिसीज्ड ऑफ श्री राम लागू। अब ये कोई श्री राम लागू हैं, इनकी डेथ के साथ इंडिया ने एक बहुत ही अनुभवी कलाकार खो दिया है। अब आपको डिसीज़ को देखना है कि क्या इसका यूज़ यहाँ सही है, और अगर सही नहीं है तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं डिसीज़ के जगह पर। देखिए सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं डिसीज़ का। डिसीज़ का मतलब होता है मृतक। ब्रीवमेंट का मतलब होता है शोक अथवा गम। एक्सपायर्ड का मतलब वही होता है जो डिसीज़ का होता है। डिमाइज का मतलब होता है डेथ या फिर मृत्यु। अब देखिए हम लोगों ने सभी जो हमारे वर्ड्स इन क्वेश्चन हैं उनका मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम लोग फिर से सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंडिया ने खो दिया है एक वेटरन एक्टर विद द डैश ऑफ श्री राम लागू। श्री राम लागू के मृतक या शोक या गम या फिर मृत्यु। बहुत क्लियर सी बात है कि श्री राम लागू की मृत्यु से या श्री राम लागू की मृत्यु के साथ ही भारत ने एक अनुभवी कलाकार को खो दिया है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन 4। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, विद द डेथ ऑफ श्री राम लागू।